हेलो एवरीवन, मैं परवीर आज आपके सामने एक नई सीरीज के साथ हरियाणा जीके जो कि है हरियाणा पुलिस, एसआई कांस्टेबल एंड कमांडो, एचएसएससी ग्राम सचिव पटवारी और एचएसएससी सीईटी एचटेट यानी हरियाणा से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है। आप सभी को पता है कि हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो इनमें से उसमें हरियाणा जीके का पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अबाउट 25% यानी 25% अबाउट जो है वो हरियाणा जीके आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एग्जाम का हरियाणा जीके। तो आज हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हरियाणा जीके को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू सीरीज को रखेंगे और कंप्लीट हरियाणा जीके का सिलेबस है वो इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, हम जो एचएसएससी के द्वारा सिलेबस मतलब एग्जाम में सिलेबस है उसको और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको दोनों को ध्यान में रखते हुए जो हम ये सीरीज है अपनी कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला वो हम पढ़ेंगे हरियाणा का गठन। हम क्या पढ़ेंगे आज? हरियाणा का गठन। गठन का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, तो यानी हरियाणा का निर्माण मतलब हरियाणा कैसे बना और कब बना। आपको पता है पहले हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा था, बाद में हरियाणा अलग राज्य बना है। तो हरियाणा कैसे और कब बना हरियाणा ये तो लगभग सभी को पता होगा। आपको डेट क्या हरियाणा कब बना, हरियाणा का गठन कब हुआ ये आपको पता होगा। 1 नवंबर 1966 ये तो सभी को पता होता है, लगभग सभी को पता है। 1 नवंबर डेट तो जरूर पता होगी। इस दिन हम हरियाणा दिवस बनाते हैं इसी वजह से क्योंकि इस दिन हमारी हरियाणा का गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन कैसे बना हरियाणा ये आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो हरियाणा बना। ऐसे ही सीधा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को नहीं बना दिया गया। इसके हरियाणा के बनने के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, बहुत सारे लोगों का संघर्ष रहा है, तब जाकर हरियाणा एक अलग राज्य बना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हरियाणा एक अलग राज्य बना, क्योंकि हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग है ना वो आजादी के टाइम से ही शुरू हो गई थी। जब भारत आजाद हुआ यानी 1947 में जो है हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग जो वो उठने लगी थी। अब 1947 को मांग उठी थी हरियाणा को राज्य बनाने की और जाकर बना है अब ये 1 नवंबर 1966 यानी सन 1966 में एक ये स्टेट बना है और मांग हुई थी 1947 से शुरू। तो यानी 19 साल का लगभग टाइम लग गया। तो यानी जो है इस 1947 से लेकर 1966 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं आज हम वो सारी पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी जो हरियाणा के गठन से रिलेटेड है, कि कौन कौन सी जो है किन किन ने मांग उठाई, कैसे जो है हरियाणा बन नहीं पाया। पहले जो है मतलब पहले ही बन जाना था क्योंकि 1947 से ही मांग शुरू हो गई थी, लेकिन फाइनली 1966 में बनता है ये। तो आखिर में 1966 में कैसे बना और पहले क्यों नहीं बन पाया, ये सारी आज हम बातें पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा क्यों बना। मतलब सबसे पहले हरियाणा क्यों बना हम ये पढ़ते हैं। भाई हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पंजाब के साथ था पहले ये, तो पंजाब से अलग क्यों करना पड़ा हरियाणा को? तो इसका सबसे मेन रीजन था भाषा यानी कि लैंग्वेज, वो थी पंजाबी लैंग्वेज। आपको पता है हरियाणा अलग होने से पहले पंजाब का हिस्सा था और पंजाब का हिस्सा था तो कंप्लीट पंजाब में जो है पंजाबी बोली जाती थी। कंप्लीट पंजाब में क्या थी? पंजाबी बोली जाती थी। ऑफिशियल लैंग्वेज भी पंजाबी थी, कोर्ट वगैरह की लैंग्वेज भी क्या थी? पंजाबी थी। और हमारे जो हरियाणा है यानी आज जो यानी पंजाब का नीचे वाला हिस्सा था उसमें क्या बोली जाती थी? हिंदी बोली जाती थी, मतलब हरियाणवी हमारी बोली है, हमारी भाषा कौन सी? हिंदी। तो हमें पंजाबी समझने में दिक्कत आती थी, हमें पंजाबी समझ में नहीं आती थी हरियाणा वालों को। तो पंजाबी हम कैसे जो है पढ़ सकते थे क्योंकि कोर्ट वगैरह में पंजाबी थी। तो इसलिए पंजाबी और हिंदी में आपस में मतभेद होता था। जो पंजाबी थे और हिंदी बोलने वाले थे उनमें आपस में क्या होने लगा? मतभेद होने लगा, लड़ाई झगड़े वगैरह होने लगे। तो इसलिए जो है उन्होंने अलग राज्य की मांग उठाई थी, हरियाणा वालों ने भी और पंजाब वालों ने भी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे मेन रीजन क्या था? हरियाणा और पंजाब के अलग होने का भाषा था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन आज का हरियाणा का गठन, कि कैसे जो है हरियाणा का गठन हुआ, कैसे हरियाणा का निर्माण हुआ। तो हम आजादी यानी 1947 से चलेंगे और सारी घटनाएं पढ़ते पढ़ते 1966 पर फाइनली जब हरियाणा बन गया तब आकर रुकेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि हरियाणा को जब बना तब हरियाणा को क्या मिला। मतलब हरियाणा का बंटवारा हो गया था ना पंजाब का, तो भाई जैसे दो भाइयों का बंटवारा होता है घर में, तो एक भाई को ये हिस्सा मिलता है, दूसरे भाई को उसका हिस्सा मिलता है। तो उसी प्रकार जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो पंजाब में से हरियाणा को क्या हिस्सा मिला हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम भारत की आजादी पर पहुंचते हैं। भारत कब आजाद हुआ था आप सभी को पता है? 15 अगस्त 1947। भारत आजाद कब हुआ था? आजादी हमें कब मिली थी? आजादी हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ये आप सभी को पता है। यहां से हम चलेंगे और 1966 तक पहुंचेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, 15 अगस्त 1947। उससे पहले मैं आपको हरियाणा की दो बेसिक बात बता दूं। हरियाणा का जो मीनिंग है वो होता है, अर्थ का जो मीनिंग है वो क्या है? हरि का अरण्य। हरियाणा का क्या मीनिंग है? हरि का अरण्य।
हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण का अरण्य की का कृष्ण, अरण्य का मतलब क्रीड़ा स्थल, मतलब खेलने का स्थान। तो जो हरियाणा है उसको भगवान श्री कृष्ण का खेलने का स्थान बताया गया है, क्रीड़ा स्थल बताया गया है। और हरियाणा जो वैसे तो 1966 में बना था, आपको अभी अभी मैंने बताया 1 नवंबर 1966 को, लेकिन ये इतना नया नहीं है कि 1966 में बना हो। इससे पहले भी प्राचीन काल में भी हरियाणा का जिक्र हुआ है। ठीक है, जो हमारे वेद थे, 4 वेद थे, उनमें से जो सबसे प्राचीन वेद, आपको पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। उसमें हरियाणा का जिक्र हुआ है और उसमें हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? रज हरियाणे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम बताया गया है, या हरियाणा का क्या नाम है ऋग्वेद के अंदर? रज हरियाणे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आजादी हुई 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब 1947 के बाद आता है सन 1948। ठीक है, हम बिल्कुल सन टाइम टू टाइम चलेंगे और 1966 तक पहुंचेंगे। तो 1948 में केवल एक ही घटना होती है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ हुआ था 1948 में, जैसे गांधी जी की मृत्यु भी 1948 में हुई थी, आपको पता है। लेकिन हमारे टॉपिक से यानी हरियाणा के गठन से रिलेटेड जो है एक चीज आई थी। ठीक है, 1948 में आते हैं मास्टर तारा सिंह, एक व्यक्ति आते हैं मास्टर तारा सिंह। पहला नाम आता है आज के टॉपिक में हमारा मास्टर तारा सिंह। कौन थे ये मास्टर तारा सिंह? ये एक बहुत बड़े धार्मिक नेता थे पंजाब के अंदर, धार्मिक यानी रिलीजियस लीडर थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आजादी के बाद सबसे पहले मांग उठाई थी पंजाब के बंटवारे के लिए। सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है, इसने हरियाणा के लिए मांग नहीं उठाई थी, इसने पंजाब वालों के लिए मांग उठाई थी। किनके लिए, किसके लिए उठाई थी? पंजाबी सूबे के लिए। सूबे का मतलब पहचान एक प्रकार से पंजाबियों की। तो पंजाबी सूबे के लिए मांग उठाई थी किसने? मास्टर तारा सिंह ने। और उसमें भी स्पेशल इसने क्या मांग उठाई थी कि एक अलग से सिख राज्य हो, एक अलग से सिख राज्य। सिख जो आपको पता है एक धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी प्रकार जो है सिख है उसका राज्य की, भाई जो सिख है उनका एक अलग राज्य का गठन हो, ये उसने मांग उठाई थी। कैसे उठाई थी मांग? इनका एक पत्र निकलता था उस टाइम पर, अजीत पत्तर, अजीत पत्तर, उसके अंदर इन्होंने अपनी मांग उठाई थी। ठीक है, तो 1948 में क्या आया? मास्टर तारा सिंह आए, उन्होंने क्या किया? एक पंजाबी सूबे की यानी सिख राज्य की मांग उठाई, किसमें? अपने अजीत पत्र में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्टर तारा सिंह ने अपने पंजाबी सूबे की मांग किस पत्र में निकाली? तो किस में निकाली? अजीत पत्र में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि जो है सिख राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी आजादी के बाद? मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है, तो अब इन्होंने मांग उठाई थी, क्या इनकी मांग को माना गया? नहीं, इनकी मांग को जो वो नहीं माना गया सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर भारत रिसेंटली आजादी हुआ था। 1947 में भारत को आजादी मिली थी और ये घटना है 1948 की। तो उस टाइम पर देश का माहौल है वो कुछ अलग था। ठीक है, और वैसे भी सिख एक धर्म है, धर्म के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो धर्म के हिसाब से कि राज्य का गठन होना था, और धर्म के हिसाब से अगर राज्य का गठन होता तो उस टाइम पर देश में दंगे फैल सकते थे। अभी अभी देश आजाद हुआ है और फिर से आंदोलन और दंगे हो जाते अगर धर्म के मामले पर राज्य बढ़ता, तो इसलिए उस टाइम पर जो है ये राज्य बनाना जो है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको पता है, वहां पर धर्म के हिसाब से राज्य नहीं बन सकता। तो इसलिए उनकी मांग को जो वो सरकार के द्वारा नहीं माना गया। ठीक है, तो 1948 में मास्टर तारा सिंह आए, जिन्होंने पंजाबी सूबे की मांग रखी, सिख राज्य की मांग रखी अजीत पत्र में, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। तो अब आ गए 1949 में। 1949 में भी एक चीज होती है, 1949 में एक मुख्यमंत्री आते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आते हैं जिसका नाम है भीमसेन सच्चर। बहुत ही फेमस हुए हैं ये मुख्यमंत्री। कैसे देखना, भीमसेन सच्चर, ये कौन है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ये दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं आजादी के बाद पंजाब के। इससे पहले एक और मुख्यमंत्री थे, गोपीचंद भार्गव। वैसे वो हमारे एग्जाम टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कौन बनते हैं, गोपीचंद भार्गव। ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं आजादी के बाद। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आजादी के बाद? गोपीचंद भार्गव। लेकिन जो है इनकी सरकार बाद में गिर जाती है और बाद में दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भीमसेन सच्चर। पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भीमसेन सच्चर। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भीमसेन सच्चर बनते हैं। अब आपको देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये नाम। मास्टर तारा सिंह ने जैसे ही पंजाबी सूबे की मांग उठाई तो उनकी मांग को तो माना नहीं गया, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे पूरे पंजाब के अंदर तहलका मच गया और लगा कि भाई हमें इस आदमी की बात को मानना चाहिए, इस आदमी को फॉलो करना चाहिए, हमें भी पंजाबी सूबे की मांग करनी चाहिए। जो पंजाबी लोग थे उनके दिमाग में भी ख्याल आया कि हाँ एक अलग से सिख राज्य होना चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी मांगे, लोगों ने भी अपनी मांगे उठानी शुरू कर दी और इससे आंदोलन और दंगे हो गए पूरे पंजाब के अंदर। अब
पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन और दंगे हो गए तो सारी जिम्मेदारी आपको पता है किसके ऊपर आती है, मुख्यमंत्री के ऊपर आती है उस प्रदेश की। तो सारी जिम्मेदारी आई अब भीमसेन सच्चर पर। तो भीमसेन सच्चर ने क्या किया, आंदोलनों को रोकने के लिए एक फार्मूला दिया। क्या दिया, एक फार्मूला। यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। उस फार्मूले का क्या नाम था, इन्हीं के नाम पर उस फार्मूले का नाम पड़ गया, भीमसेन सच्चर इनका नाम था, तो फार्मूले का नाम पड़ गया सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला क्या था ये सच्चर फार्मूला, ये दिया और ये लागू कर दिया उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर 1 अक्टूबर 1949 को। मैं बताऊंगा क्या था सच्चर फार्मूला, पहले हम पढ़ लेते हैं कब लागू किया गया। ये भीमसेन सच्चर ने पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर लागू कर दिया क्या, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला। बिल्कुल गांधी जयंती से एक दिन पहले, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, उससे एक दिन पहले, याद रहेगा आपको, 1 अक्टूबर 1949 को। 1949 हम पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे 1966 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू कर दिया गया, किसके द्वारा, पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री जो थे भीमसेन सच्चर। अब ये क्या था सच्चर फार्मूला, सच्चर फार्मूला बेसिकली एक सिंपल सा फार्मूला दिया था उन्होंने। मान लो ये पंजाब है, ये पंजाब का नक्शा नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मान लो ये कंप्लीट पंजाब है, ठीक है। इस क्षेत्र में बोली जाती है पंजाबी, इस क्षेत्र में मान लो पंजाबी बोली जाती है, और इस क्षेत्र में बोली जाती है हिंदी, यानी हमारा हरियाणा जहां पर हिंदी बोली जाती थी, और ये पंजाब। तो क्या हुआ, उसने क्या कहा सिंपली कि जो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब जहां पर ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, उसमें तो स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाए, और सेकंड लैंग्वेज मतलब दूसरी लैंग्वेज के रूप में पंजाबी पढ़ाई जाए। और जो ये पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, इसके अंदर स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाए और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाई जाए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला उन्होंने दिया, लेकिन ये फॉर्मूला जो है जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि ना तो हिंदी वाले पंजाबी पढ़ना चाहते थे, भाई सेकंड लैंग्वेज इनको पंजाबी पढ़नी पड़ती, मेन तो हिंदी कर दी इन्होंने हिंदी वालों के लिए, लेकिन सेकंड तो पंजाबी कर दी। तो ना तो हिंदी वाले यानी हमारे हरियाणा वाले जो है वो पंजाबी पढ़ना चाहते थे, और ना ही पंजाब वाले हिंदी पढ़ना चाहते थे। तो इस फॉर्मूले से जो जनता खुश नहीं हुई, और जनता के लिए इस फॉर्मूला बढ़ाया गया था, जनता इससे खुश नहीं हुई, तो ये फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं किया, और उनका फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं चला, ठीक है। तो ये था सच्चर फार्मूला। क्या था कि भाई जो पंजाब को है 2 हिस्सों में उसने बांट दिया बेसिकली, ठीक है। और उसमें कहा कि जो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें जो है हिंदी पढ़ाई जाए स्कूलों के अंदर, और पंजाबी वालों में पंजाबी पढ़ाई जाए। लेकिन उसका ये फार्मूला पसंद नहीं आया जनता को। उसके बाद सीधा आता, उसके बाद जो 1 अक्टूबर 1949 के बाद थोड़ा दिन कुछ मामला शांत रहता है, ठीक है। फिर आता है 1953, सीधे 1949 के बाद हम पहुंच गए हैं 1953 में स्टूडेंट्स, 1953 में, ठीक है। 1949 से 1953 के बीच में ऐसी कोई घटना नहीं घटी हरियाणा के गठन से रिलेटेड। हम अब पहुंच गए हैं 1953 में, बिल्कुल सन वाइज टाइम टू टाइम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब क्या होता है, इस बीच क्या होता है, पूरे अकेले पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में कई एरियाज में जो है भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई भाषा बोली जाती थी और वहां पर मतभेद होता था। तो भाषा के आधार पर हर जगह पर क्या होने लगा, अलग राज्य की मांग होने लगी। जैसे हरियाणा मांग कर रहा था, उसी प्रकार कई और राज्य मांग कर रहे थे, कई और जो जगह पर मांग हो रही थी कि हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए हमारी भाषा के आधार पर, ठीक है। तो इन सबको रोकने के लिए अब संविधान भी बन चुका था। 1953 है, आपको पता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस हम बनाते हैं उस दिन। तो अब संविधान भी लागू हो चुका था, तो अब देश है वो एक मजबूत स्थिति में आ चुका था, ठीक है। अभी तक जो मजबूत स्थिति में नहीं था, हमारा संविधान नहीं था, लेकिन अब संविधान बन चुका था, तो अब हमारा देश है वो मजबूत स्थिति में आ चुका था। तो अब क्या किया, केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहा हूं, यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या किया, केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया, एक आयोग को बनाया। उस आयोग का नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया केंद्र सरकार ने, ठीक है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग, देखो राज्य पुनर्गठन, दोबारा गठन आयोग, मतलब राज्यों को दोबारा से बनाने के लिए एक आयोग बनाया। क्या था ये आयोग, इस आयोग को इसलिए बनाया गया था भाई कंप्लीट देश के अंदर यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां पर भी अलग भाषा को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग है, भाषा को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग है, वहां पर जो है अलग राज्य बनाए जाए, ठीक है। उसके लिए इस आयोग को बनाया था। इस आयोग को कहा गया था कि भाई आप पूरे देश में जाइए और मुआयना कीजिए कि जहां जहां पर भी जो है भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की जरूरत है, उसकी हमें रिपोर्ट तैयार कर दीजिए, हम अलग राज्य बनाएंगे, ठीक है। सरकार ने इस आयोग को ये काम सौंपा, ठीक है। तो ये आयोग है ना, इसके यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, फजल अली।
ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और इन्हीं फजल अली के नाम पर इस आयोग का दूसरा नाम भी था, वो था फजल अली आयोग। कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जो फजल अली आयोग है और राज्य पुनर्गठन आयोग है वो दोनों सेम है, दोनों एक ही है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था फजल अली, तो उनके नाम पर जो है ये का नाम रख दिया गया है दूसरा, फजल अली आयोग। ठीक है, इस आयोग को 1953 में बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो फजल अली आयोग को क्या काम था कि भाई देश में जितने भी राज्य बनाने की जरूरत है अलग भाषा के आधार पर, उनके में रिपोर्ट तैयार करके दो। तो ये पूरे देश में घूमे, 1953 से लेकर ये पूरे देश में घूमे और पूरे देश का मुआयना लिया। इस बीच ये हरियाणा में भी आए, क्योंकि हरियाणा भी अलग राज्य बनना था, तो हरियाणा में भी आए। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का आगमन हरियाणा के किस शहर में हुआ था, मतलब वो हरियाणा के किस शहर में आए थे, रोहतक शहर में आए थे वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फजल अली आयोग का आगमन हरियाणा के किस शहर में हुआ था, हरियाणा के रोहतक शहर के अंदर जो है फजल अली आयोग का आगमन हुआ था, वो रोहतक शहर में आए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूरे देश का मुआयना लिया और फाइनली 1956 में एक और, अब 1956 में पहुंच गए हम। देखो 1956 में उस आयोग ने अपनी क्या की, रिपोर्ट सौंपी। 1956 में क्या की, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग को बनाया गया था 1953 के अंदर और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 के अंदर केंद्र सरकार को। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट बनाई थी कि भाई भाषा के आधार पर 14 जो है स्टेट्स बनेंगे और 6 यूनियन टेरिटरी बनेंगी। ठीक है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सामने ये निकल कर आई कि इन 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हमारे हरियाणा का नाम नहीं था, हरियाणा का जिक्र नहीं था। मतलब वो जो 14 राज्य बने थे भाषा के आधार पर उस टाइम पर, उसमें हरियाणा नहीं था। अगर उस टाइम पर 1956 में यह आयोग अपनी रिपोर्ट के अंदर हरियाणा को शामिल कर लेता ना, तो शायद 1956 में ही हरियाणा बन जाता। हमें 10 साल और इंतजार नहीं करना पड़ता हरियाणा वालों को, क्योंकि 1966 में जाकर बना है, वो हम पढ़ेंगे कैसे बना आखिर में। लेकिन उस टाइम पर भी हरियाणा नहीं बन पाया 1956 में, क्योंकि उस आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में जो 14 राज्य शामिल किए थे उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। ये कोई और ही राज्य बनाए थे उसने अलग जगह पर भारत के अंदर भाषा के आधार पर। ठीक है, उस टाइम पर भाषा के आधार पर देखो 14 राज्य बने थे। और सबसे पहले इंडिया जी का क्वेश्चन है, वैसे हरियाणा जी का नहीं, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य बना था, कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, और वो भी तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। हरियाणा बनना था हिंदी भाषा के आधार पर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। ये किस पर आधारित था, भाषा पर आधारित था, क्योंकि इसको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना था। इसने क्या किया, फजल अली आयोग ने, मतलब इसी का नाम है दूसरा, ये पूरे भारतवर्ष में घूमे और इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी को उन्होंने नाम दिया। लेकिन उसमें हरियाणा का नाम नहीं था, हरियाणा का नाम नहीं था। तो हरियाणा वालों में और आक्रोश पैदा हो गया। अभी इतना इंतजार कर रहे थे, उनको इस आयोग से उम्मीद थी क्या पता ये आयोग है हमारा हरियाणा को, मतलब हमारे हरियाणा का गठन हो जाए, हमें अलग कर दिया जाए। लेकिन इस आयोग जो ने हरियाणा का नाम नहीं लिया, तो हरियाणा वालों में और आक्रोश पैदा हो गया। अब क्या किया, हरियाणा वालों का साथ देने के लिए पहली बार कोई बंदा आता है। अभी तक हरियाणा वालों का साथ देने के लिए कोई नहीं आया था, क्योंकि देखो पंजाबियों के लिए मास्टर तारा सिंह आ चुके थे 1948 के अंदर। लेकिन अब हरियाणा वालों के लिए फर्स्ट टाइम जो है वो कोई हस्ती आती है, उसका नाम है बलवंत राय तायल। बलवंत राय तायल ये आते हैं यहाँ पर, एक नया नाम आ चुका है बलवंत राय तायल। ये पहले ऐसी व्यक्ति थी जिसने हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की थी, यानी बेसिकली हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। तो ये भी आ जाए कि हिंदी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो बलवंत राय तायल ने। और हरियाणा को बनाने की पहली मांग किसने की थी, बलवंत राय तायल। अभी तक तो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन कोई स्पेशल आदमी लीडर अभी तक आगे नहीं आया था हरियाणा के लिए, पहली बार आए बलवंत राय तायल। ठीक है, फिर उन्होंने साथ दिया कि भाई मैं हरियाणा के लिए मांग रहूंगा। तो उस वक्त क्या हुआ, फिर इसमें तो शामिल नहीं किया आयोग ने इन 14 राज्यों में। उसने क्या किया, आयोग ने 2 कमेटी बना दी, एक 2 क्षेत्रीय कमेटी बना दी। एक बना दी पंजाबी क्षेत्र के लिए, कि भाई उसने पंजाब को, उस आयोग ने क्या कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में। पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है पंजाबी क्षेत्र में कमेटी बना दी जो पंजाबी भाषा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करेगी, और हिंदी क्षेत्र वालों में कमेटी बना दी जो इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। सेम ऐसा ही फॉर्मूला सच्चर फॉर्मूला था। देखो भीमसेन सच्चर ने भी तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला दिया था, पंजाब को 2 भागों में बांटा था,
पंजाबी और हिंदी में। लेकिन उस टाइम पर लोगों को पसंद नहीं आया फॉर्मूला, अब भी पसंद वही फॉर्मूला था उस टाइप का, तो अब भी लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन लोगों को लगा चलो भाई ये जो हमारे विकास के लिए काम करेंगे, पंजाबी क्षेत्र में विकास होगा, हिंदी क्षेत्र में विकास होगा, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। उस टाइम पर स्वीकार नहीं किया था लोगों ने, ठीक है, लेकिन अब की बार कर लिया। हालांकि वैसा ही फॉर्मूला कुछ ये है, लेकिन अब की बार स्वीकार कर लिया गया। तो स्वीकार कर लिया गया तो इस पर काम भी होने लगा, ठीक है, विकास के लिए काम भी होने लगे, ठीक है। तो कुछ दिन तक तो ये ठीक चला, लेकिन बाद में 1956 में एक और व्यक्ति आते हैं, पंजाब के तीसरे मुख्यमंत्री। दो मुख्यमंत्री हम पढ़ चुके हैं, एक और मुख्यमंत्री आते हैं। कौन आते हैं? प्रताप सिंह कैरो। ये तीसरे मुख्यमंत्री आए हैं पंजाब के। हमारे पास दो आ चुके हैं, गोपीचंद भार्गव और भीमसेन सच्चर। अब तीसरे आ चुके हैं प्रताप सिंह कैरो। ये आते हैं 1956 में। देखो 1956 चल रहा है अभी। कैरो, प्रताप सिंह कैरो। ये प्रताप सिंह कैरो क्या कहते हैं? प्रताप सिंह कैरो जो है, ये जो दो कमेटी बनाई थी ना, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र के लिए, इन कमेटियों को उभरने ही नहीं देते। ये इन कमेटियों को क्या करते हैं? उभरने ही नहीं देते, क्योंकि इनको भय लगता है कि अगर ये जो कमेटी ही उभर गई तो इससे पंजाब का बंटवारा हो जाएगा हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र में, और उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पंजाब का बंटवारा हो जाएगा तो जो दोनों स्टेट है वो बट जाएंगे, स्टेट का एरिया छोटा हो जाएगा और वो छोटे एरिया के सीएम रहेंगे, छोटे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो ठीक है, सीधी बात है, अगर कोई बड़े एरिया का सीएम है, बड़े स्टेट का सीएम है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और छोटे एरिया का सीएम उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो इसको यही डर था कि कहीं वो जो है स्टेट है वो दो भागों में बट जाए और उसकी वैल्यू पर, उसकी आइडेंटिटी पर, उसकी पहचान पर जो है फर्क ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को उभरने नहीं दिया। ठीक है, इस पार्टी को उभरने नहीं दिया। तो ये मुख्यमंत्री थे, तो इन उभरने नहीं देते तो कैसे चलती थी? तो ये मामला ठंडा पड़ गया और ये कुछ खास नहीं चला। ठीक है, तो कुछ सालों तक है वो मामला शांत रहा। देन आता है 1960। तो सबसे पहले एक बार हम 1947 से लेकर 1956 में हमने क्या पढ़ा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, आपको पता है। उसके बाद 1948 में आते हैं मास्टर तारा सिंह, जो क्या करते हैं? पंजाबी सूबे की यानी सिख राज्य की मांग करते हैं। किसके अंदर? अजीत पत्र के अंदर। लेकिन उनकी मांग को सरकार के द्वारा नहीं माना जाता है। उसके बाद 1949 में जो है भीमसेन सच्चर, पंजाब के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करते हैं? पूरे पंजाब के अंदर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू कर देते हैं। और क्या था वो सच्चर फॉर्मूला? कि कंप्लीट जो एरिया को है दो भागों में बांट दिया गया था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र के अंदर। लेकिन लोगों को वो फॉर्मूला पसंद नहीं आया। उसके बाद 1953 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली आयोग, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, उसका गठन कर दिया जाता है, उसको बनाया जाता है। और वो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1956 में। कैसे रिपोर्ट? 14 राज्यों की और 6 यूटीज की, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेशों की। लेकिन उन 14 राज्यों में जो है हरियाणा का नाम नहीं था, तो हरियाणा उस टाइम भी नहीं बन पाया। देन क्या हुआ? 2 कमेटी बनाई गई। बलवंत राय तायल जो है उन्होंने हरियाणा वालों के लिए मांग उठाई, और 2 कमेटी बनी, पंजाबी क्षेत्र की और एक हिंदी क्षेत्र की। ठीक है, इस कमेटी के हेड भी बने हिंदी वालों के, हिंदी वाली कमेटी के बलवंत राय तायल जो है बाद में हेड भी बने थे। तो ये 2 कमेटी बनाएगी। लेकिन प्रताप सिंह कैरो उस टाइम पर मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के। वो क्या करते हैं? इन कमेटियों को जो है वो उभरने नहीं देते। तो इतना हमने पढ़ा है। अब हम आगे का पढ़ते हैं 1956 के बाद का। अब आता है सीधा 1960। 1960 में क्या होता है? वापिस वही 1948 वाले मास्टर तारा सिंह आते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? मास्टर तारा सिंह ये आए थे ना 1948 में। अब आता है 1960 में कौन आते हैं? वापिस से मास्टर तारा सिंह आते हैं, जो 1948 में आए थे। वही कौन आते हैं? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह आते हैं। मास्टर तारा सिंह क्या करते हैं? अब वो मांग नहीं रखते अपने पत्र में। उस टाइम पर उन्होंने अजीत पत्र में अपनी मांग रखी थी, लेकिन अब की बार वो क्या है? वो आंसन पर बैठ जाते हैं। अब की बार क्या है? वो आंसन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और आंसन पर बैठ जाते हैं तो उनके साथ भीड़ जमा हो जाती है, बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, और वहां पर आंदोलन वगैरह होने लगते हैं। तो उस भीड़ को रोकने के लिए वहां पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस जो है वहां पर आकर इन मास्टर तारा सिंह को क्या कर लेती है? गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। ठीक है, मास्टर तारा सिंह को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने, क्योंकि वहां पर भीड़ जमा हो गई थी। तो वहां पर भी उस टाइम पर भी 1960 में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब सीधा आता है 1960 के बाद 1965। देखो हम बिल्कुल पास पहुंच गए, बिल्कुल निकट पहुंच गए हरियाणा के निर्माण में। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, हम 1965 में पहुंच गए हैं। ठीक है, 1965 में एक और नया बंदा आता है। अब नया बंदा आता है कौन? संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह, ये कौन थे? संत फतेह सिंह। इन्होंने सेम वही काम था जो मास्टर तारा सिंह का था, बस पर्सन यानी व्यक्ति बदला था, काम वही था। जो मास्टर तारा सिंह थे
वैसे तो इनकी बाद में डेथ हो जाती है मास्टर तारा सिंह की 1967 के अंदर, लेकिन जो मास्टर तारा सिंह थे ना वो क्या काम कर रहे थे, वो पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे। तो अब वो मांग संत फतेह सिंह ने की। अब 1965 में क्या की, संत फतेह सिंह ने मांग की कि भाई मैं पंजाबियों की तरफ से है एक अलग राज्य की मांग करूंगा। तो वो क्या करते हैं 1965 में जो है संत फतेह सिंह जो है वो पंजाबियों के लिए मांग करते हैं और आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे वो आंदोलन शुरू करते हैं कुछ दिन बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। क्या हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है। आपको पता है 1965 में हुई थी लड़ाई भारत पाकिस्तान की। तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो जो उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब लाल बहादुर शास्त्री जी क्या समझाते हैं संत फतेह सिंह को कि भाई जो अभी है हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, जो देश की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, और इस स्थिति में इस टाइम पर देश के अंदर जो है इस प्रकार के आंदोलन है वो देश को अंदर से खोखला कर देंगे और ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो क्या किया संत फतेह सिंह ने, राष्ट्रीय संकट को देखते हुए अपना आंदोलन वापस ले लिया। राष्ट्रीय संकट को देखते हुए संत फतेह सिंह ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि पहले जो है देश का जब युद्ध समाप्त हो जाएगा देन हम वापस अपनी मांग रखेंगे। तो उन्होंने अपना आंदोलन है वो वापस ले लिया और फिर भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध है वो समाप्त हो जाता है, तो समाप्त होने के बाद फिर से वो अपनी जो है आंदोलन स्टार्ट करते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं और अब की बार क्या करते हैं, वो आत्मदाह का ऐलान कर देते हैं, मतलब जन्म मरण का फैसला कर देते हैं कि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपने यहाँ पर प्राण त्याग देंगे और पूरा पंजाब इस बात को याद रखेगा। तो इससे क्या है, हड़कंप मचाता है, बहुत सारे लोग उनके साथ नारे लगाने लग जाते हैं कि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम भी यहाँ पर संत फतेह सिंह जी के साथ जो अपने प्राण त्याग देंगे। इससे क्या होता है, ये बात इससे क्या होता है, अब पंजाब वालों के लिए हो रहा था ये सब, अब हरियाणा वाले भी पीछे नहीं हटे। हरियाणा वालों ने भी सरकार के सामने ये मांगे रखना शुरू कर दी कि हमारी मांगों को अगर जल्दी नहीं माना गया तो हम भी पूरे प्रदेश के अंदर जो आंदोलन करना शुरू कर देंगे बड़े स्तर पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों में हड़कंप मच जाती है और ये मामला पहुंच जाता है संसद तक। ये मामला कहां तक पहुंच जाता है, संसद तक पहुंच जाता है। अब संसद में क्या फैसला होता है कि भाई अब इन का जो है इस वाद विवाद से तो इनका बंटवारा कर देना ही अच्छा है। वो हरियाणा में कहते हैं ना कि राड ते बाढ़ बली, मतलब राड से बाढ़ बली, हरियाणा में बड़े बूढ़े कहा करते हैं। बेसिकली राड का मतलब होता है वाद विवाद और बाढ़ का एक प्रकार से मीनिंग होता है बंटवारा। तो यानी वाद विवाद से तो बंटवारा वाला, ये क्यों कहा जाता है हरियाणा में, जब हरियाणा में आपको पता है पहले बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे जिनको कुनबा बोला जाता है। तो अब भी होते हैं कई जगह पर, लेकिन पहले हर घर में लगभग बड़े परिवार हुआ करते थे। तो उस टाइम पर एक साथ सारे भाई रहा करते थे, इकट्ठा रहा करते थे। तो इतने साथ रहेंगे तो आपस में कई बार मतभेद भी हो जाता था। वही बात है, दो कष्ण इकट्ठे होंगे तो खुड़के भी गए, मतलब अगर दो बर्तन इकट्ठे होंगे तो टकरा कर उनमें आवाज भी होगी। तो उसी प्रकार इतने भाई इकट्ठा रहेंगे तो आपस में कई बार मतभेद हो जाता था और वो मतभेद कई बार बड़े लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता था, बड़े लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता था। तो उसके देखते हुए बड़े बूढ़े कहा करते थे कि भाई इस राड से तो बाढ़ बली, मतलब इनके लड़ाई को रोकने के लिए इनका बंटवारा कर दो कि भाई इनके वाद विवाद से तो बंटवारा भला, इनको अलग कर दो, ये अपने अलग सुखी, ये अपने अलग सुखी। ठीक है, इसको अपना हिस्सा दे दो, इसको अपना हिस्सा दे दो। ठीक है, तो वही बात है, संसद में भी उसी टाइप का कुछ फैसला हुआ कि भाई वाद विवाद है, ये आंदोलन चल रहे हैं, इनसे अच्छा तो इनका बंटवारा ही कर दो। अब सही समय आ गया इनका बंटवारा करने का, इनको बंटवारा कर देना चाहिए, वरना ये जो है और बड़े लेवल पर बात चली जाएगी। तो संसद में क्या हुआ, उस टाइम पर संसद के अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। ये आता अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरदार हुकम सिंह क्या थे उस टाइम पर 1965 में, क्या थे, संसद के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, संसदीय कमेटी। क्या बनाएगी, एक कमेटी बनाएगी संसद के अंदर, संसदीय कमेटी। किन की अध्यक्षता में, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, संसदीय कमेटी। और उस कमेटी ने एक आयोग बनाया। इस कमेटी ने क्या बनाया, एक आयोग बनाया। दूसरा आयोग आ चुका है, एक आयोग पहले आ गया था 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका फजल अली आयोग नाम था। अब इसमें एक और आयोग आता है, संसदीय कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि किसकी अनुशंसा के अंदर बनाया जाता है, किसके अंडर बनाया जाता है, सरदार हुकम सिंह के अंडर में। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो आयोग बनेगा भी किसके अंडर बना था, सरदार हुकम सिंह के अंडर बना था, इनकी अनुशंसा में बना था सरदार हुकम सिंह। क्या, कौन सा आयोग बनाते हैं ये बनाते हैं पंजाब पुनर्गठन आयोग। पंजाब पुनर्गठन आयोग। उस टाइम पर कौन सा आयोग बना था, उस टाइम पर बना था
राज्य पुनर्गठन आयोग वो सभी राज्यों के लिए बनाया गया था, भारत में जितने भी राज्य हैं जहां पर अलग राज्य बनाने की जरूरत थी भाषा के आधार पर। ये स्पेशल पंजाब और हरियाणा के लिए बनाया गया था, उनको अलग करने के लिए बनाया गया था पंजाब पुनर्गठन आयोग। मतलब पंजाब का पुनर्गठन, दोबारा गठन, पुनर्गठन का मतलब दोबारा गठन, क्योंकि पंजाब तो पहले से ही था, कोई नया नहीं था बना था, उसको बस एक प्रकार से हरियाणा को अलग करके उसका एक नया नक्शा तैयार किया गया था। पंजाब तो पहले से ही था तो उसको दोबारा गठन हो रहा था, हरियाणा का गठन हो रहा था, पंजाब का पुनर्गठन हो रहा था। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग, इसका जो काम, इसका दूसरा नाम था वो था पंजाब हरियाणा सीमा आयोग। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग, इसका ये नाम क्यों रखा गया मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस आयोग को क्या काम दिया गया था कि भाई बंटवारा तो करना था, पंजाब और हरियाणा का बंटवारा कर दो। ये आयोग बनाया गया था कि भाई आप सीमा तैयार करो पंजाब और हरियाणा के बीच में। जैसे मान लो ये कंप्लीट पंजाब आ गया, ये नक्शा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसमें क्या है, बीच में एक ऐसी सीमा तैयार करो, मतलब जो बंटवारा इस प्रकार से करो कि जो हिंदी बाहुल क्षेत्र है वो अलग हो जाए और पंजाबी बाहुल क्षेत्र है वो अलग हो जाए, बीच की सीमा तैयार करो। अब ऐसे तो कर नहीं सकते थे, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर पंजाबी, यहाँ पर हिंदी, तो ये हरियाणा बना दो, इसमें पंजाब में शामिल कर दो, इस एरिया को हरियाणा में शामिल कर दो, हिंदी वाले को। ऐसे बीच बीच में से नहीं किया जा सकता था, एक कंप्लीट एरिया को कवर करना था भाई, एक कंप्लीट एरिया को कवर करो और बीच से कोई ऐसा बॉर्डर बना दो कि एक तरफ जो हिंदी वाले रह जाए और एक तरफ पंजाबी वाले रह जाए। तो सीमा तैयार करनी थी पंजाब और हरियाणा के बीच में, इसलिए इसका नाम पंजाब हरियाणा सीमा आयोग भी था। और शॉर्टकट में इसे सीमा आयोग भी बोल देते थे, सीमा आयोग, लेकिन पूरा था पंजाब हरियाणा सीमा आयोग। ठीक है, तो क्या किया गया, संसदीय कमेटी के द्वारा पंजाब पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया, यानी पंजाब हरियाणा सीमा आयोग का गठन किया गया। ये कब किया गया था, ये 1966 में। अब हम 1966 में आ चुके हैं, हरियाणा का गठन हुआ था उस वर्ष में पहुंच चुके हैं, 1965 से 1966 में। 1966 में क्या हुआ है, सबसे पहले पंजाब पुनर्गठन का आयोग हुआ है। तारीख क्या थी, 23 अप्रैल, तारीख क्या थी, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1966 को पंजाब पुनर्गठन का आयोग हुआ, पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, यानी पंजाब हरियाणा सीमा आयोग का गठन हुआ। जैसे उस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, तो इस आयोग के भी कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। हाँ, इस आयोग के अध्यक्ष थे जेसी शाह। कौन थे, जेसी शाह। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, पंजाब पुनर्गठन आयोग या सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह। जैसे उस अध्यक्ष के नाम पर उस आयोग का नाम था ना फजल अली आयोग, इसी प्रकार इसमें था, इसके नाम पर शाह आयोग, इसको शाह आयोग भी कहा जाता था। तीसरा नाम आ चुका इस आयोग का, दो नाम पहले से थे और एक शाह आयोग और आ गया, तो 3 नाम हो गए, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष जेसी शाह। क्यों एग्जाम के अंदर एक बार ये भी पूछा गया है कि जो ये पंजाब हरियाणा सीमा आयोग था, यानी जो शाह आयोग था, इसमें कौन से सदस्य थे। इसमें अकेले जेसी शाह नहीं थे, इसमें जेसी शाह के अलावा 2 सदस्य और थे, ये अध्यक्ष थे और वो 2 सदस्य और थे। कौन कौन थे, वो थे एम एम फिलिप और एक थे एस दत्त। एक कौन थे, एस दत्त। 2 सदस्य और थे, एम फिलिप और एस दत्त। अब क्या हुआ, ये 3 सदस्य थे। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि भी इनमें से कौन सा जो है वो सदस्य नहीं था शाह आयोग का, तो 3 तो ये नाम दे देंगे और एक जैसे सरदार हुकम सिंह दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। आप सोचेंगे सरदार हुकम सिंह भी था वहां पर कुछ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सरदार हुकम सिंह उस आयोग के सदस्य नहीं थे, उनकी अध्यक्षता में इस जो आयोग बना था, इस आयोग के सदस्य तो ये 3 थे, जिसमें अध्यक्ष थे जेसी शाह। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 सदस्य थे, उनके अलावा कोई ऑप्शन आ जाए जो सदस्य नहीं है तो वो आपको ठीक करना है, ठीक है, कौन सा सदस्य नहीं था उसके अंदर। तो एस दत्त और एम फिलिप और जेसी शाह जो है ये 3 सदस्य बने। इन तीनों सदस्यों ने जो है पंजाब का पूरे का मुआयना लिया और एक सीमा तैयार की कि इससे उधर पंजाब, इससे इधर हरियाणा, और फाइनली इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 31 मई 1966। जब फजल अली आयोग है वो 2-3 साल में अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, 1953 में बनाया था, 1956 में रिपोर्ट सौंप दी, पूरे भारत की रिपोर्ट उसने, इतने बड़े भारत की, क्योंकि आपको पता है भारत 7वें नंबर पर है पूरे देश में, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, तो पंजाब तो बहुत ही छोटा पार्ट है उस भारत का, तो उसके लिए रिपोर्ट तो जल्दी तैयार होनी थी। तो 23 अप्रैल को बनाया गया था 1966 को, और 31 मई 1966 को उसने अपनी क्या कर दी, रिपोर्ट सौंप दी सरकार को। तो 23 अप्रैल 1966 को क्या किया गया था, पंजाब पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 31 मई 1966 को। अब उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐसा ही नहीं है कि रिपोर्ट सौंपने के बाद हरियाणा अलग राज्य बन गया, नहीं, भारत के अंदर कंप्लीट एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा प्रोसेस चलता है, तब जाकर एक स्टेट की फॉर्मेशन होती है, एक स्टेट बनता है, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन होते हैं, संसद के मेंबर्स के साइन होते हैं, संसद में बिल पारित होता है, पास होता है, देन जाकर कोई काम पूरा होता है। तो वैसे ही इसके बाद क्या हुआ, 27 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 27 अगस्त 1966 को राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए, राष्ट्रपति ने साइन किए, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 27 अगस्त 1966, और 18 सितंबर
1966 को ये जो है संसद में जो है ये बिल पेश कर दिया गया, मतलब संसद में जो है बिल पास हो गया। कब? 18 सितंबर 1966 को ये बिल पास हो गया। यानी अब बिल है और ये तो आयोग, तो इसी के नाम पर इसको बिल बना दिया गया, पंजाब पुनर्गठन विधेयक। पंजाब पुनर्गठन विधेयक क्या था? पंजाब पुनर्गठन आयोग था, अब बिल बना दिया गया उसी के नाम पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक। मतलब ये विधेयक पास हो गया संसद के अंदर। कब है? 18 सितंबर 1966 को। अब 18 सितंबर 1966 को ये पास हो गया और फाइनली वो दिन आ गया 1 नवंबर 1966, और उस दिन हमारा प्यारा हरियाणा जो बना था उसका गठन हो गया। यानी 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा फाइनली बन गया। तो देखो किस प्रकार से 1947 से लेकर 1966 तक कितनी घटनाएं घटी हैं, तब जाकर हरियाणा एक नया प्रदेश बना है। बहुत सारे लोगों का योगदान इसके अंदर रहा है हरियाणा के गठन में। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना है। एक बार हम पढ़ लेते हैं कैसे हरियाणा बना है। सबसे पहले भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर। देन 1948 में तारा सिंह आते हैं, मास्टर तारा सिंह, जो अजीत पत्र में एक सिख राज्य की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांग को माना नहीं जाता है। फिर 1949 में पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री होते हैं भीमसेन सज्जर। वो पंजाब के अंदर एक फॉर्मूला लागू कर देते हैं 1 अक्टूबर 1949 को, गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले सच्चर फॉर्मूला पूरे पंजाब के अंदर लागू कर देते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले को जो है जनता पसंद नहीं करती है। फिर 1953 में भारत सरकार के द्वारा जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। कब? 1953 के अंदर, और वो रिपोर्ट है वो अपनी सौंपता है वो आयोग 1956 के अंदर। बनाया तो 1953 के अंदर गया था और वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1956 के अंदर। इसके बीच एक क्वेश्चन और बना था, वो बीच में हरियाणा में आया था वो आयोग। हरियाणा में किस शहर में आया था? रोहतक शहर में आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। देन 1960 में अगेन मास्टर तारा सिंह आते हैं। वो अब की बार आंसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहां से पर उसकी भीड़ खड़ी हो जाती है, उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद 1965 में मास्टर तारा सिंह की जगह ले लेते हैं संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह वही काम करते हैं जो मास्टर तारा सिंह कर रहे थे। अब वो पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे। ठीक है, पंजाबी सूबे की मांग कौन करते हैं? संत फतेह सिंह। और लेकिन जैसे वो मांग शुरू करते हैं उसके कुछ दिन बाद ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, तो वो राष्ट्रीय संकट को देखते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, और युद्ध समाप्त होते ही फिर अब वो अनशन पर बैठ जाते हैं, और अब की बार वो आत्मदाह यानी जल मरण का ऐलान कर देते हैं। और इसको देखकर जो है संसद में बह फैल जाता है, और संसद जो है सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाती है, संसदीय कमेटी, जिसने 1966 में 23 अप्रैल 1966 में एक आयोग का गठन किया उस कमेटी ने। और उस आयोग में कौन कौन शामिल थे? जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्त। जेसी शाह इसके अध्यक्ष, तो इसको शाह आयोग भी बोला गया है। और फिर वो फाइनली 31 मई 1966 को जो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं सरकार को, और 31 मई 1966 को जैसे शाह आयोग ने रिपोर्ट सौंपी उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं 27 अगस्त 1966 को, और फिर जो है 18 सितंबर को ये जो है बिल पास हो जाता है संसद में, और देन फाइनली 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा एक अलग प्रदेश बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं भाई हरियाणा का बंटवारा हो गया। जैसे भाई अलग हुए थे तो उस भाई को अपना हिस्सा मिला, उस भाई को अपना हिस्सा मिला, तो उसी प्रकार पंजाब से बंटवारा हुआ हरियाणा को, तो हरियाणा को क्या हिस्सा मिला वो हम अब पढ़ेंगे। एक बार 5 मिनट का टॉपिक और है बस, बिल्कुल छोटा सा, कि हरियाणा के हिस्से में क्या आया। हरियाणा अलग तो हो गया पंजाब से, अब हरियाणा को मिला क्या, हिस्से में क्या आया, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो हरियाणा जो है, पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा जो अब ये राज्य बना था, ये देश का जो है वो कौन सा राज्य बना था? देश का 17वां राज्य बना था। हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। इससे पहले 16 राज्य और थे भारत के अंदर, जब हरियाणा बना वो 17वां राज्य बना था। हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। और कौन से संशोधन के तहत बने थे? 18वां संशोधन। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि 17वां 18वां है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 17वां राज्य बना था 18वें संशोधन के तहत। ठीक है, हरियाणा 17वां राज्य बना था किस संशोधन के तहत? 18वें संशोधन के तहत। जो ये पुनर्गठन आयोग था, पंजाब पुनर्गठन आयोग, ये 18वें संशोधन के तहत बनाया गया था। और एक वो जो पहले आयोग बनाया गया था ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, वो 7वें संशोधन के तहत बनाया गया था। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर इसके आने के ज्यादा चांस है हरियाणा वाले के, क्योंकि हमारे जीके से रिलेटेड यही है, हरियाणा से रिलेटेड, कि 18वें संशोधन के तहत जो है वो पंजाब पुनर्गठन आयोग बना था। वैसे आपको पता होना चाहिए 7वें संशोधन के तहत है वो फजल अली आयोग बना था। ठीक है, अब हरियाणा जो है 17वां राज्य बना था। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 20वां स्थान था, 20वां स्थान है हरियाणा, सॉरी पूरे देश में कितना स्थान है? 20वां स्थान है।
अब यहाँ पर हरियाणा के हिस्से में क्या आया, ठीक है। तो देखो हरियाणा को पंजाब का मिला 35.18 यानी 35.18% हिस्सा। पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा को मिला? 35.18% हिस्सा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कितना हिस्सा मिला पंजाब का 1966 में हरियाणा जब बना। 35.18% हिस्सा, जो कि था 44,212 वर्ग किलोमीटर। इतना हिस्सा हरियाणा को मिला पंजाब से, 44,212। ये भी बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? आज भी इतना ही है, उस टाइम पर भी इतना था, क्योंकि हरियाणा में ना कुछ अभी अलग किया गया हरियाणा से कुछ, और ना हरियाणा में कुछ जो है एरिया जोड़ा गया है। तो आज भी उतना ही जितना बना था हरियाणा तब था, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये था 35.18% पंजाब का, ठीक है। उस टाइम पर हमें पंजाब का कितना हिस्सा मिला? 35.18% हिस्सा मिला, ठीक है। और ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि हरियाणा जो है ना वो कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है भारतवर्ष के, मतलब कितने प्रतिशत एरिया के अंदर हरियाणा फैला हुआ है। तो वो फैला हुआ है 1.34% ऑफ एरिया, यानी 1.34% जो है एरिया भारत के अंदर हरियाणा कवर करता है। हरियाणा फैला हुआ है इतने में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब हरियाणा को मिला क्या? मिला 35.18% हिस्सा मिला। अब हरियाणा को जो इसके अलावा क्या क्या मिला था? हरियाणा को 7 जिले मिले थे। जिस वक्त हरियाणा बना उस टाइम पर हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। उन 7 जिलों को याद करना आपने, ठीक है। वो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल इजी ट्रिक है उसको याद करने की, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो याद हो जाएंगे। तो हरियाणा को जो 7 जिले मिले थे उनको याद करने की ट्रिक ये रहेगी, महेंद्र जी का घर। महेंद्र जी का घर, घर हम इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे। ये होगी हरियाणा के 7 जिलों को याद करने की ट्रिक, जो 1966 में हरियाणा को मिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ। तो महेंद्र जी का घर, यहाँ पर महेंद्र का मतलब है महेंद्रगढ़, ये तो सबको पता चल गया होगा। महेंद्र का मतलब किससे है? महेंद्रगढ़ से। जी का मतलब है जींद से। जींद हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा। महेंद्रगढ़ किसके लिए फेमस है? खनिज पदार्थों के लिए फेमस है। का से बना करनाल। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है कैसे, करनाल, कुरुक्षेत्र और वो कैथल, लेकिन कौन सा था हरियाणा में स्टार्टिंग में? करनाल। तो कैसे करनाल। जी से गुरुग्राम, पहले गुड़गांव था अब ये गुरुग्राम हो गया है। एच से हिसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक। तो हरियाणा को कौन कौन से 7 जिले मिले? महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, रोहतक। ये 7 जिले मिले हरियाणा को। अगेन महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। कैसे याद करेंगे? महेंद्र जी का घर, महेंद्र जी का घर। एक और ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, घर जेके में। घर जेके में यानी जम्मू कश्मीर में। वही जी से गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो पसंद आया आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं, घर जेके में या महेंद्र जी का घर। तो इस टाइम पर हरियाणा में 7 जिले थे। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के 7 जिलों के बारे में पढ़ लिए। अब हरियाणा को कितनी विधानसभा सीटें मिली? तो हरियाणा को उस टाइम पर जब अलग हुआ तो उस टाइम पर मिली हरियाणा को 54 विधानसभा सीटें। कितनी मिली? 54, यानी 54 विधानसभा सीटें मिली हमें। अब तो 90 हुई, आपको पता, अब 90 एमएलए बनते हैं। अब कितने एमएलए बनते हैं हरियाणा के अंदर? 90 सीटें हैं विधानसभा की, 90। उस टाइम पर जब हरियाणा अलग हुआ उस टाइम पर हरियाणा को 54 सीटें मिली थी, ठीक है। अब उन 54 सीटों में क्या हुआ, जो भी एमएलए थे उनका, उसमें कांग्रेस का बहुमत बन रहा था। किसका बहुमत बन रहा था? कांग्रेस का। तो उन्होंने बहुमत कांग्रेस का बना वहां पर, और उन्होंने अपना एक लीडर चूज किया, भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, और वो बन जाते हैं हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री भी बहुत बार पूछा गया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनको पंडित जी नाम से जाना जाता था। ये कहां से बिलोंग करते थे ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जो बहुत फेमस जो पर्सन होते हैं ना हरियाणा के, उनके जन्म स्थान या फिर वो कहां से बिलोंग करते थे बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, वो झज्जर के बेरी गांव से बिलोंग करते थे। तो बेरी भी याद रखना है आपको, झज्जर भी याद करना है। एग्जाम के अंदर बेरी भी आ सकता है ऑप्शन में, और झज्जर भी आ सकता है। बेरी आ गया तो आपको बेरी टिक करना है, वरना झज्जर मिलेगा आपको, ठीक है। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से बने थे। ये भी पूछा गया कि वो किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? कांग्रेस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे। बेरी से वो बिलोंग करते थे, और बेरी था वो झज्जर में पड़ता था, ठीक है। तो पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बेरी से बिलोंग करते थे, झज्जर के थे, मतलब झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। और
अब ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उस टाइम पर झज्जर नहीं था, उस टाइम पर जो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो वो रोहतक के अंदर आता था। अब जो है झज्जर है तो यहाँ पर झज्जर मिलेगा ऑप्शन में, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। और ये कांग्रेस पार्टी से हरियाणा के सीएम बने थे। दो और चीज जो उस टाइम पर हरियाणा को मिली थी, मतलब हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, तो राज्यपाल बने थे हरियाणा के प्रथम धर्मवीर सिंह, श्री धर्मवीर। तो सबसे पहले प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, और एक प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वो थी श्रीमती शन्नो देवी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो हरियाणा के प्रथम पर हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट, लेकिन ये जो है तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, और प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी। अगर ये आ जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तो भी श्रीमती शन्नो देवी, क्योंकि यही महिला अध्यक्ष थी, वो प्रथम थी, महिला ही बनी थी प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष आ जाए तो भी श्रीमती शन्नो देवी, और प्रथम अध्यक्ष आ जाए तो भी श्रीमती शन्नो देवी, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है हरियाणा के बारे में। हरियाणा का क्या है, जो है क्या मिला, महेंद्र जी का घर मिला, मतलब ये 7 जिले मिले। उसके अलावा हरियाणा को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मिले भगवत दयाल शर्मा, जो बेहरी झज्जर से बिलोंग करते थे। राज्यपाल जो है प्रथम वो धर्मवीर, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो श्रीमती शन्नो देवी। और पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला किसको, हरियाणा को, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा कि हरियाणा कैसे बना आजादी से लेकर 1966 तक, और जब अलग बना तो हरियाणा को क्या क्या मिला। आज का टॉपिक थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें थोड़ा है हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में है, कब कौन आया, तो ये हिस्ट्री टाइप में है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक को जो है वो रिलेट करवाया है डिटेल से, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है, बिल्कुल टाइम टू टाइम सीरीज में आपको समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम में जो है वो दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम हरियाणा के जिलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हरियाणा के अभी कितने जिले मिले हैं, 7, और आज के टाइम में हमें पता है हरियाणा में 22 जिले हैं। तो 7 से 22 कैसे हुए, कब कौन सा बना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, उसमें हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। ये हरियाणा के बनने से पहले का टॉपिक था, एक इतिहास टाइप में था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद के जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक इनको आप एक बार पढ़ के देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।